चैप्टर 141। डरी हुई हो क्या? सोफे पर बैठे उस आदमी की आंखों में अब और भी ज्यादा अंधेरा उतर आया था। उसके नुकीले चेहरे पर एक अटल सख्ती थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी नरक की गहराई से निकला राक्षस हो। खासकर इस अंधेरी, खून से भरी रात में। सफेद बाग की गहरी दहाड़ और ये हान की मौजूदगी ने कमरे के माहौल को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया था। बिल्कुल भी गर्माहट नहीं बची थी वहां। इस वक्त सुई पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वानवेन यहाँ आ जाएगी। और सबसे बुरी बात ये थी कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये वानवेन की मौजूदगी को समय पर महसूस नहीं कर पाया और यूं ही उसे अंदर घुसने दे दिया। मैं तो गया। सुई का पूरा शरीर कांपने लगा। दिल जैसे राख हो चुका था। लेकिन तभी उसने देखा कि ये वानवेन सीधे सी ये हान के पास चली गई और उसने पूछा, तुम्हें भूख लगी है? सुई की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। क्या कहा अभी? इस भयानक हालात में जब किसी का भी खून सूख जाए, ये वानवेन का सिर्फ एक ही रिएक्शन था, पूछना कि ये हान को भूख लगी है और क्या वो बन यानी स्टीम्ड ब्रेड खाना चाहता है। और वो भी ऐसे टोन में जैसे कोई आम मस्ती भरा दिन हो। क्या उसे चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए था? भाग जाना चाहिए था? पागलों की तरह गुस्से या डर से बौखला जाना चाहिए था? खून की तीखी गंध और उन गर्म बंस की खुशबू आपस में मिलकर एक अजीब सी उलझन पैदा कर रही थी। सुई ने फिर से ये वानवेन को देखा और फिर से ये हान की ओर, मानो सब कुछ किसी और दुनिया में हो रहा हो। वहीं ये हान के दूसरी तरफ खड़ा एक शांत, गंभीर टीनेजर लड़का था। उसकी आंखों में एक चेतावनी सी चमक थी जब उसने ये वानवेन की तरफ देखा। लेकिन ये वानवेन को किसी और की परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ ये हान पर था। वो देख सकती थी कि ये हान की गहरी काली आंखें उसे घूर रही थी, जैसे उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हों। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में एक ठंडी सी सनसनी दौड़ गई। थोड़ी देर तक कमरे में एकदम घुटन भरी चुप्पी रही और फिर ये हान की नजर उसके हाथ में रखे अकेले से बन पर पड़ी। आखिरकार ये हान ने बहुत ही शांत, गहरी आवाज में पूछा, डरी हुई हो? ये वानवेन चौंक गई, लेकिन तुरंत ही बिना झिझके बहुत मजबूती से बोली, नहीं। हालांकि उसने ये जवाब दिया, लेकिन अंदर से उसका दिल जैसे टूटकर गिरने वाला था। डरी हुई हूं? अगर मैं नहीं डरी होती तो क्या मैं इंसान कहलाती? लेकिन पिछली जिंदगी में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो सब डर की वजह से हुआ था। इस बार चाहे जितना भी डर लगे, वो ये हान के सामने डर दिखा नहीं सकती थी। वरना अगर यही सीन दोबारा हुआ तो शायद वो खुद को संभाल ही न पाए। ये हान का मिजाज बहुत अजीब और खतरनाक था। पिछले जन्म में वो कभी समझ ही नहीं पाई थी कि कब उसका कौन सा छोटा सा शब्द या हरकत उसे गुस्सा दिला देती थी। इस जन्म में भी वो उसे पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब उसके पास पिछले जन्म का अनुभव था और उसी के सहारे अब वो कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसा न कर बैठे जो उसे नाराज कर दे। ये वानवेन सांस रोककर उसके अगले रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। ये हान की आंखें अब भी उतनी ही गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी काले छेद की तरह जो उसे निगल लेना चाहती हों। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये हान ने उसके जवाब पर यकीन किया या नहीं। कुछ सेकंड बाद ये हान ने अपनी ठंडी उंगलियों से उसका ठोड़ी पकड़ लिया और एक धीमी, खरखरी आवाज में कहा, अच्छी लड़की। इस बात से इतना तो साफ था, शायद वो उसके जवाब से संतुष्ट था, या कम से कम उसे फर्क नहीं पड़ा कि जवाब सच्चा था या झूठा। शायद मेरी चाल काम कर गई। ये वानवेन के शरीर से जैसे सारा तनाव अचानक निकल गया, जैसे अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकली हो। चैप्टर 142। मजबूती दिखाना इतना आसान नहीं था। गर्जना। जैसे ही ये वानवेन ने थोड़ी राहत की सांस ली, अचानक पीछे से एक जोरदार शेर जैसी दहाड़ गूंजी, इतनी जोरदार कि जमीन तक हिल गई।
आह! अभी अभी जिसने दावा किया था कि मैं डरी नहीं हूँ, वो ये वानवेन डर के मारे सीधे सी ये हान पर कूद पड़ी। ये हान, जिसकी छाती पर वो लड़की बन के पैकेट लेकर गिर गई थी। ये थोड़ी देर में जब ये वानवेन को होश आया तो वो शर्मिंदा सी ये हान की ओर देखने लगी। फिर गुस्से से उस सफेद बाघ की तरफ घूरने लगी, जिसका सफेद फर अब ताजे खून से सना हुआ था और जो उसकी ओर गुस्से से दहाड़ते हुए दौड़ता चला आ रहा था। वो पूरी तरह भड़क गई। अबे ये क्या है? अचानक मुझ पे क्यों दहाड़ रहा है? मैं इतनी देर से खुद को संभाल रही थी, इतनी मेहनत से हिम्मत दिखा रही थी, और अब सब मिट्टी में मिल गया। इतनी आसानी से तो नहीं दिखाई थी ये बहादुरी। सफेद बाघ ने जब देखा कि ये वानवेन सी ये हान पर चढ़ गई है तो वो वहीं रुक गया, लेकिन फिर भी सोफे के आसपास घूमता रहा और उसे घूरता रहा जैसे कोई अजनबी देख रहा हो। उसकी निगाहें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कोई अपने इलाके में घुसे किसी बाहरी को देखता है। ये बाघ दरअसल ये हान का पालतू जानवर था, जिसे वो जिन गार्डन में रखता था। जिन गार्डन के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और ये सफेद बाघ अक्सर वही घूमता रहता था। इस बाघ का नाम था सीलूते, जिसका मतलब अंग्रेजी में होता है स्लॉटर, यानी संहारक। नाम से ही समझ आ जाता है कि ये कोई प्यारा सा पालतू जानवर नहीं, बल्कि खतरनाक शिकारी है। पिछले जन्म में ये वानवेन को इस बाघ से उतना ही डर लगता था जितना ये हान से। लेकिन इस जन्म में, हालांकि उसने अभी अभी देखा कि कैसे इस बाघ ने एक आदमी की गर्दन तोड़ दी और दहाड़ता रहा, फिर भी अब उसमें कोई गहरा डर या नफरत नहीं बची थी, बल्कि उसके मन में अब एक अजीब सी अपनापन और अपराध बोध की भावना थी। क्योंकि पिछले जन्म में इसी बाघ ने कई बार उसकी जान बचाई थी, जब उसे दुश्मनों से बचाने के लिए ये बाघ उनके रास्ते में अड़ गया था, और आखिरकार वो दुश्मन इसे मारते रहे जब तक इसकी सांसें नहीं थम गई। और ये सब हुआ सिर्फ उसे बचाने के लिए। उस वक्त को याद करके ये वानवेन की आंखें नम हो गईं। लेकिन ये हान को शायद लगा कि वो डर की वजह से रो रही है। इसी बीच एक तीखी हंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो काले कपड़े वाला वही टीनेजर था जिसने उस आदमी की गर्दन तोड़ी थी। मिंग लियू यिंग। कहते हैं दुश्मन कहीं न कहीं फिर मिल ही जाते हैं। लियू यिंग दिखने में तो जवान लगता था, लेकिन असल में वो ये हान का सबसे खतरनाक और विश्वासपात्र आदमी था। उसके तौर तरीके बहुत बेरहम थे, कई घिनौने काम उसी ने अंजाम दिए थे। पिछले जन्म में भी लियू यिंग को ये वानवेन से इतनी नफरत थी कि उसने खुद ये हान से इसे मारने की इजाजत मांगी थी। इन दोनों का रिश्ता ऐसा था जैसे आग और पानी। वहीं ये हान ने देखा कि ये वानवेन उसके सीने से चिपक कर बैठी है, हाथ पैर उसकी कमर और गर्दन में लिपटे हुए। वो एक पल को रुका, फिर अपने बड़े हाथ से उसके सिर को हल्के से सहलाया। इसके बाद उसने अपनी नजरें सीधी बाघ की आंखों में डालते हुए कहा, सीलूते। बाघ ने जैसे ही मालिक की आवाज सुनी, उसकी लाल चमकती आंखों में एक स्याह सी चमक आ गई। उसने हल्की सी दहाड़ मारी और अब भी इस तरह ये वानवेन को घूर रहा था जैसे अभी फाड़ खाएगा। कुछ देर तक आदमी और बाघ एक दूसरे को ऐसे घूरते रहे जैसे कोई लड़ाई बस शुरू होने वाली हो। कई मिनट गुजर गए और तब जाकर बाघ ने अन्य मन से नजरें हटाईं और मालिक की घूरती निगाहों के आगे झुकते हुए वहां से चला गया। अब सोचो, जब इतना खतरनाक जानवर भी ये हान के आगे नहीं टिक सका, तो ये वानवेन पिछले जन्म में उससे क्यों नहीं डरती? लेकिन बाद में उसे समझ आया कि कई बार इंसान का दिल जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब बाघ चला गया तो ये हान ने सूयी की तरफ देखा और कहा, जाकर अपनी सजा खुद ले लो। सूयी, जो अब तक गुमसुम खड़ा था, झट से बोला, जी। उसे पता था कि यही सबसे अच्छा अंजाम था। ये वानवेन ने बस एक सवाल, भूख लगी है, पूछकर सबकी जान बचा ली थी, और खुद की भी। शायद ये सब उसके डर से हुआ एक अजीब सा रिएक्शन था, वरना कोई इंसान इतनी जल्दी अपनी पूरी फितरत कैसे बदल सकता है?
चैप्टर 143 देर रात की कॉल। इंपीरियल सिटी के एक आलीशान क्लब में देर रात एक थोड़ा सा मोटा अधेड़ उम्र का आदमी जैसे ही कॉल उठाता है, उसका चेहरा पल भर में बदल जाता है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और हड़बड़ाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। कांपते हाथों से वो किसी को कॉल करता है। शाश्या, गड़बड़ हो गई है। फोन की दूसरी तरफ से एक सुस्त ऊँघते से टीनेजर की आवाज आती है। क्या हुआ? वो आदमी पसीना पोंछते हुए घबराए हुए बोलता है। अभी अभी खबर मिली है कि तुम्हारे 5वें अंकल सी ये हान के हाथ लग गए हैं। टीनेजर ने हल्की सी सांस भरी। बेकार आदमी। मिडिल एज आदमी पसीने पसीने होते हुए बोलता है। शाश्या, जल्दी से कोई तरीका निकालो। कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें निकालने के लिए। टीनेजर खींचकर बोलता है। मैं अपना टाइम उस निकम्मे पर बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी अब जाकर कुछ कर भी ले तो क्या होगा? हमें तो उसकी लाश तक नहीं मिलेगी, हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तो अब क्या करें? क्या यूं ही मरने देंगे उसे? टीनेजर ने ठंडे अंदाज में कहा। मरने नहीं देंगे, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ेंगे। जिन गार्डन में सू यी को जैसे ही सी ये हान का आदेश मिला, वो लियू यिंग के साथ मिलकर वहां की सफाई में जुट गया। तभी अचानक एक मोबाइल की घंटी बज उठी। सू यी ने कॉलर आईडी देखी और उसका चेहरा उतर गया। सर, पुरानी मैडम का फोन है। सी ये हान की आंखों में हल्की सी गंभीरता आ गई। उठाओ। सू यी ने फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, पुरानी मैडम। इतनी रात को सब ठीक तो है न? फोन की दूसरी तरफ से गुस्से में डूबी एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई। सू यी, जरा छोटू, लिटिल नाइन्थ को फोन दो अभी के अभी। सू यी ने घबरा कर सी ये हान की ओर देखा। सी ये हान ने बिना कुछ बोले हाथ बढ़ाया। सू यी जल्दी से उनके पास गया, फोन थमाया और फिर लियू यिंग की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दादी, सी ये हान ने शांत आवाज में कहा। छोटू, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अब सच सच बता, कहाँ है और कर क्या रहा है? दादी के लहजे से साफ था कि उन्हें किसी से कुछ भनक लग गई थी। सू यी और लियू यिंग दोनों का तो पसीना छूट गया। उन्हें पता था कि अगर दादी को आज रात की असली सच्चाई पता चल गई, तो सबकी शामत आ जाएगी। जिन गार्डन में हूँ। सी ये हान ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अच्छा, ये बता, तेरे 5वें भाई के साथ। दादी का सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि ये फोन पर दादी है क्या? ये वान वेन ने उत्सुकता से अपना सिर सी ये हान के पास झुकाकर पूछा। फोन के दूसरी तरफ गुस्से से भरी दादी की आवाज अचानक रुक गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक चौंकी हुई आवाज आई। वानवेन? दादी, मैं ही हूँ। ये वानवेन ने जैसे ही दादी की आवाज सुनी, तुरंत आदर से फोन की ओर लपकी और इशारे से सी ये हान से कहा, जल्दी दो न मुझे फोन। दादी से बात करनी है। सी ये हान ने उसकी ओर देखा, कुछ सोचते हुए। फिर धीरे से फोन उसे थमा दिया। लियू यिंग का चेहरा सख्त हो गया। ओ नो, इतनी बड़ी बात का फोन यूं ही इस लड़की को दे दिया? अगर इसने कुछ गलत कह दिया तो? क्या पता अब क्या कहेगी ये? कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो? गए काम से। दादी, मैं वानवेन। फोन हाथ में लेते ही ये वानवेन ने अपनी सबसे मीठी आवाज में कहा। वानवेन की आवाज सुनते ही दादी का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन उनके सवालों में अब भी शक बाकी था। वानवेन, तू लिटिल नाइन्थ के पास है? तू तो हॉस्टल में रहती है ना? ये वानवेन ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। उन्हें बहुत मिस कर रही थी, तो मिलने चली आई। दादी अब तक काफी खुश लग रही थी। तो फिर बता, तू और लिटिल नाइन्थ कर क्या रहे थे? जैसे जैसे दादी के सवाल बढ़ते गए, वैसे वैसे सू यी और लियू यिंग की धड़कनें तेज होती चली गई। उन्हें डर था कि अगर ये वानवेन ने कोई भी उल्टी सीधी बात कह दी, तो बस सबकी शामत आ जाएगी। लियू यिंग की आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। अगर इस औरत ने कुछ गलत कहा तो मैं इसे खुद मार दूंगा। सू यी भी कम घबराया नहीं था। सच्चाई कहें तो इस वक्त सबकी जिंदगी
बस इसी लड़की की जुबान पर टिकी थी। आखिरकार ये वानवेन कोई बॉस नहीं थी। उसे समझ नहीं था कि क्या बोलना है, क्या छुपाना है, और अगर उसने कुछ भी अजीब सा बोला तो दादी जैसी तेज बुद्धि वाली महिला सब समझ जाएंगी। चैप्टर 144। इतनी बेवकूफ, क्या इसे सच में अकल नहीं है? सू यी का चेहरा टेंशन से भरा था। वो बार बार सी ये हान की तरफ देख रहा था, लेकिन सी ये हान के चेहरे पर एकदम ठंडक और बेपरवाही थी, जैसे कोई मामूली पारिवारिक कॉल हो। जैसे कहावत है, राजा तो शांत बैठा है, लेकिन नौकरों की हालत पतली है। सू जी और लिू यिंग की निगाहें वानवेन पर टिकी थी, जैसे किसी बम को खोलते वक्त लोग सांस रोक लेते हैं। लेकिन ये वानवेन तो बड़ी ही कूल थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम लोग बंस खा रहे थे। मैं कॉलेज के गेट के पास वाले उस दुकान से लाई हूँ। बहुत टेस्टी है। फोन की दूसरी तरफ दादी थोड़ी देर तक चुप रहीं, शायद वानवेन की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। फिर आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और बड़ी प्यारी सी आवाज में बोली, ओहो, वानवेन को बंस पसंद है? अगली बार मेरे घर आना, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, तेरे लाए बंस से भी ज्यादा टेस्टी। ये वानवेन तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सच में दादी? थैंक यू। फिर मैं अगले हफ्ते आ जाऊं? दादी बहुत खुश होकर बोली, जरूर जरूर, जब चाहे आ जाना। दादी तो इंतजार ही करती रहती है तेरा। इतना कहकर दादी ने फिर पुकारा, छोटू, लिटिल नॉएथ। ये वानवेन ने जल्दी से फोन सी ये हान की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन सी ये हान ने फोन हाथ में नहीं लिया। बस थोड़ा झुककर फोन की तरफ बोले, मैं यहीं हूँ। दादी का टोन अब समझाने वाला था। छोटू, वानवेन के साथ अच्छा व्यवहार करना। वो किसी और की बेटी है, उस पर गुस्सा मत निकालना। तू तो हर किसी को अपनी सख्त शक्ल दिखाता रहता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे नहीं चलेगा। और हाँ, वानवेन अभी छोटी है, पढ़ाई भी टफ चल रही है। उसका ध्यान रखना, अच्छा खाना देना। हाँ, पता है। सी ये हान ने छोटा सा जवाब दिया। सिर्फ पता है से काम नहीं चलेगा। अपने सारे गंदे मिजाज और बुरे आदतें भी सुधारनी होंगी। वानवेन एकदम खुश होकर सिर हिला रही थी, जैसे दादी उसकी अपनी नानी हो। काफी देर तक दादी सी ये हान को समझाती रहीं और फिर कॉल खत्म कर दी। जैसे ही लिविंग रूम में फिर से शांति आई, सू जी और लिू यिंग ने एक साथ राहत की सांस ली। एक बहुत बड़ा तूफान टल गया, और वो भी सिर्फ इस लड़की की किस्मत और मासूमियत की वजह से। अगर आज वानवेन वहां ना होती, तो चाहे सी ये हान कुछ भी सफाई देता, दादी को शक जरूर हो जाता। लेकिन ये लड़की तो इतनी नॉर्मल आवाज में बात करती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। या तो इसमें कोई गजब की स्किल है, या फिर ये इतनी बेवकूफ है कि सच में मंदबुद्धि है। और नहीं लगता कि वो पहली बात सही है। बाद में लिू यिंग और सू यी ने मिलकर वहां की सारी खून से सनी जगह की सफाई कर दी। थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी तरफ ये वानवेन भी चैन की सांस ले रही थी। फाइनली आज की परीक्षा पास कर ली। उल्टा सी ये हान की इज्जत भी बचा ली और पॉइंट्स भी कमा लिए। जब सू जी और लिू यिंग चले गए, अब कमरे में बस सी ये हान और ये वानवेन अकेले रह गए। तू आई क्यों? सी ये हान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये वानवेन ने जवाब दिया, मेरी रूममेट किसी डेट पर गई थी, तो मुझे भी तेरी याद आ गई। वैसे अब मेरी नई रूममेट है, उसका नाम है जियांग यानरान। इस बहाने से वानवेन ने सी ये हान को ये भी बता दिया कि अब वो हॉस्टल में अकेली नहीं रहती। हम पहले भी साथ में हॉस्टल शेयर करते थे, लेकिन हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। पर अब कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि हमारी दोस्ती हो गई। सी ये हान को शायद इन छोटी छोटी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो वानवेन ने मौका देखकर बात मोड़ दी। वैसे मिंग ची मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इस बार उसने हद ही कर दी। भला कोई अपनी ही दोस्त का पसंदीदा लड़का छीनता है? वो तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई है। तू कहीं उसके बहकावे में मत आ जाना। चैप्टर 145।
ये तो मेरे लिए नहीं है। सी ये हान की नज़र वानवेन पर ऐसी थी जैसे वो हैरान हो गया हो। इसकी जैसी समझदारी के साथ इसे इतना बड़ा मामला कैसे समझ में आ गया? उधर वानवेन की हालत इतनी टेंशन वाली थी कि वो बस बोले ही जा रही थी। फिर आखिर में उसने खुद ही बात का विषय बदल दिया। सी ये हान ने उस खूनखराबे वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया, ना ही उसके अजीब व्यवहार पर शक जताया। और वानवेन भी मन ही मन सोचने लगी, जितना कम जानो उतना ही अच्छा, ज्यादा जानोगी तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी। काफी देर तक बकबक करने के बाद जब वानवेन की जुबान सूखने लगी तो उसने टाइम देखा। ओहो, कितना लेट हो गया, अब मुझे सोने जाना चाहिए, कल स्कूल है। सी ये हान ने कुछ सेकंड तक चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, जाओ। वानवेन को जैसे माफी मिल गई हो, वो झुककर उसके गाल पर एक प्यारी सी गुड नाइट किस देती है और ऊपर की ओर चल पड़ती है। लेकिन अभी वो कुछ सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि पीछे से सी ये हान की गहरी आवाज आई, रुको। वानवेन का पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। उसने अनजाने में मुट्ठी कस ली और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। क्या है? सी ये हान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वानवेन ने उसके पतले, मजबूत हाथ को देखा और थोड़ा कंफ्यूज हो गई। क्या? सी ये हान की नज़र उसके हाथ की तरफ गई और बोला, ये मेरे लिए नहीं है। वानवेन ने उसकी नज़र का पीछा करते हुए नीचे देखा। ओह! उसके हाथ में तो वो बंस वाला पैकेट था। वो कुछ सेकंड तक हैरान खड़ी रही, फिर जल्दी से बोली, हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। फटाफट दौड़कर उसने वो बन उसे पकड़ा दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस बन को बड़े प्यार से देख रही थीं। मैं तो सोच रही थी कि सी ये हान भूल गया होगा और बन मेरे ही हिस्से आ जाएगा। इतने सफ़र में मैंने खुद ही उससे अटैचमेंट बना लिया था। उसे वो दिन याद आया जब वो टीनेजर थी। उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी और खाने को लेकर वो बहुत पजेसिव हो गई थी। एक बार उसके भाई ने उसकी चिप्स चुरा ली थी, तो उसने उसे दौड़ाकर पीटा था। अब भी जब सी ये हान ने देखा कि वानवेन का चेहरा उदास हो गया है, तो वो बोला, क्या हुआ? वानवेन ने बन को देखा और बोली, थोड़ा ठंडा हो गया है, खाने से पहले गरम कर लेना। सी ये हान ने बस इतना ही कहा। जब उसने देखा कि वानवेन अब भी वहीं खड़ी है, तो पूछा, और कुछ? खा। नहीं, मैं जा रही हूँ। और ये बोलते ही वानवेन भागती हुई सीढ़ियों पर चढ़ गई, जैसे डर हो कि कहीं अपना मन ना बदल ले। बाय बाय मेरा बन, मेरा प्यार, उसने मन ही मन रोते हुए कहा। सी ये हान खड़ा उसे ऊपर जाते हुए देखता रहा। फिर उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े बन पर गई और बहुत देर तक वही टिकी रही। जब वानवेन अपने रूम में पहुंची, तो उसने झट से जियांग यान रान को मैसेज भेजा, मैं आज रात हॉस्टल नहीं लौटूंगी, तू देर से आए तो भी टेंशन मत लेना। फिर खुद ही सोचने लगी, पता नहीं इन दोनों क्लासमेट कैसी चल रही होगी, दोनों इतने मासूम हैं। मैसेज भेजने के बाद उसने दोबारा नहाया और अपने शरीर से खून की बदबू पूरी तरह साफ की। रात के सन्नाटे में वो बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन नींद जैसे आई ही नहीं। काफी देर करवटें बदलने के बाद वो उठी और बैग से बीफ जर्की और ड्राइड पोर्क स्लाइसेस का पैकेट निकाला। फिर चुपचाप सीढ़ियों से नीचे चली गई। लिविंग रूम पूरी तरह शांत था। वो धीरे धीरे कदम रखती हुई हर कोना स्कैन करने लगी, लेकिन जितना भी ढूंढा वो कहीं नहीं मिला। शायद जंगल में वापस चला गया। वो मायूस होकर लौटने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र सोफा के सामने पड़े सफ़ेद कारपेट पर गई। अरे, ये तो सीलूते है। कमाल है, ये कहीं भी जाकर लेट सकता था, लेकिन जनाब ने सफ़ेद कारपेट पर ही आराम फरमाया है। उसका फर भी सफ़ेद, कारपेट भी सफ़ेद, इसलिए उसे ढूंढना इतना मुश्किल था। चैप्टर 146। ग्रेट व्हाइट तो कितना क्यूट है। जैसे ही वानवेन को अपना टारगेट मिल गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो झट से अपने सूखे मांस, ड्राइड मीट वाले पैकेट लेकर दौड़ पड़ी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी,
वो सफेद बाघ, जो अभी तक आराम से कालीन पर लेटा था, अचानक उसके कान हिले, आंखें खुलीं और नीली आंखों से ऐसी डरावनी मौत वाली नजर डाली कि इंसान का खून भी जम जाए। ऐसी नजर से देखे जाने पर कोई भी बेचैन हो जाए। लेकिन वान वेन को अपने पिछले जन्म की याद थी। वो इस सफेद बाघ सी लुते को अच्छे से जानती थी। उसका नेचर बहुत खतरनाक था, लेकिन कुछ मामलों में वो इंसानों जैसा बिहेव करता था। और आज रात को सी ये हान ने खुद वान वेन के साथ बातचीत की थी। इसका मतलब बाघ के लिए वान वेन अब अपने लोगों में से थी। तो फिर चाहे जितना भी खतरनाक हो, सी लूते उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस बाघ की डरावनी नजरों के बीच वान वेन धीरे धीरे उसकी ओर खिसकती रही। जैसे जैसे वो पास गई, बाघ की आंखों में खतरे और अलर्टनेस की चमक और बढ़ती जा रही थी। वो ज्यादा पास नहीं गई, बस 4-5 कदम दूर रुक गई। फिर उसने पोर्क स्लाइसेस वाला पैकेट खोला और उसे झटका मारते हुए बोली, सीलुते, खाना है? ये बहुत 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 टेस्टी है। लेकिन जैसे ही उसने हाथ हिलाया, बाघ ने दांत दिखा दिए और जोर से घुर्राया। अरे, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? वान वेन ने थोड़ा मायूस होकर अपने पास रखा इकलौता बीफ जर्की वाला पैकेट खोला और बोली, बीफ जर्की खाओगे? ये वाला बहुत ज्यादा टेस्टी है। गर्जना। अब बाघ चारों पैरों पर खड़ा हो गया। उसने आगे झुककर जोरदार दहाड़ मारी। अब चाहे वान वेन को पता था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इंसानी फितरत है, इतना बड़ा खूंखार जानवर सामने हो तो डर तो लगेगा ही। उसका दिल तो जैसे कुछ पल के लिए धड़कना ही बंद कर गया। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और थोड़ा और आगे बढ़ी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अब वो बाघ से बस 1 कदम दूर थी कि तभी एक जोरदार, भयानक दहाड़ हुई जिसने जिन गार्डन की हवाओं को हिला दिया। गर्जना। उस आवाज से वानवेन के कान सुन्न हो गए और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। अब जाकर उसे असली में महसूस हुआ कि धरती हिलती कैसी है और पहाड़ कैसे कांपते हैं। तभी जोर से मेन डोर खुला और शुई भागता हुआ अंदर आया। क्या हुआ? ऊपर से भी कदमों की आवाजें आने लगीं। सी ये हान सीढ़ियों से नीचे झांक रहा था। उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं। नीचे जो उसने देखा, वान वेन जमीन पर बैठी है, उसके चारों ओर स्नैक्स के पैकेट फैले हुए हैं और सी लूते एकदम गुस्से में दहाड़ रहा है। मिस ये क्या हो रहा है यहाँ? शू ई का चेहरा हक्का बक्का रह गया। ये वानवेन आधी रात को सीलुते को छेड़ क्यों रही है? क्या इसे जान प्यारी नहीं? सी ये हान ने भी वानवेन की तरफ देखा। वानवेन धीरे धीरे उसके पास आई और एकदम दुखी और मासूमियत भरी शक्ल बनाकर बोली, ग्रेट व्हाइट ने मुझ पर झपट्टा मारा। सौब सौब सौब। शू ई मन ही मन। ग्रेट व्हाइट कौन? सी ये हान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम कर क्या रही थी? मैं तो बस ग्रेट व्हाइट को अपना स्नैक देना चाहती थी। वो कितना प्यारा है, मैं बस उसके साथ खेलना चाहती थी। उसने बगल में खड़े सफेद बाघ को देखा, जो अब भी गुस्से में दहाड़ रहा था, और उसका मन और भी उदास हो गया। शू ई का तो जैसे ब्रेकडाउन होने वाला था। ये प्यारा है, ये? सी ये हान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इससे दूर रहो। वानवेन की नजर उस बाघ के फूले हुए फर्सी सिर पर गई, फिर उसकी मोटी, नरम, मुलायम बॉडी पर। मैं थोड़ा सा खेल भी नहीं सकती? बस सिर सहला दूं या पंजा पकड़ लूं? प्लीज? शूई, तुम पंजा छूना चाहती हो? सिर सहलाना चाहती हो? इस लड़की को क्या हो गया है? उसके सामने खड़ी इस लड़की को देखकर वो बिल्कुल चुप हो गया। कभी कभी ना जानना भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दे देता है। चैप्टर 147। अब क्या बोले? नहीं। सी ये हान का जवाब एकदम सख्त और बिना किसी बहस की गुंजाइश वाला था। पर क्यों नहीं? वान वेन को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। सी ये हान ने ठंडी सी नजर से उसकी ओर देखा और बोला, जबरदस्ती का प्यार टिकता नहीं है। वान वेन एकदम चुप।
कुछ कह ही नहीं पाई। मतलब खुद के ही कहे हुए शब्दों से आज मुंह की खा गई। ये तो उसने खुद ही पहले कभी कहा था। ठीक है। उसने ये हान को ऐसे देखा जैसे उसने उसका दिल तोड़ दिया हो। फिर गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। एक दिन मैं ग्रेट व्हाइट को प्यारा सा खरबूजा बना ही दूंगी। मैं पक्का कर लूंगी। उसने मन में ठान लिया। वानवेन के जाते ही शू यी ने चिंता से लंबी सांस ली। 9th मास्टर, हमें सी लूते को जिन गार्डन से बाहर कर देना चाहिए क्या? अगर वो मिस ये को चोट पहुंचा दे तो? ये हान कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वानवेन के जाते हुए रास्ते की ओर देखते हुए बोला, जरूरत नहीं है। अब सीन कट होता है किंघे के बाहर एक बारबेक्यू स्टॉल पर। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन स्टॉल अब भी लोगों से भरा हुआ था। कुछ हटे-कटे लड़कों का ग्रुप एक बड़ी सी टेबल के इर्द गिर्द बैठकर बियर पी रहा था और मस्ती कर रहा था। बिग बॉस, गुस्सा मत करिए। वो चिकना लड़का किसी लायक नहीं है। उसका घर तो अभी थोड़े समय से ही अमीर हुआ है। रियल एस्टेट मार्केट भी आजकल ढीला चल रहा है। कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। आपके घर की तरह थोड़ी है कि गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट चल रहा हो। वो तो अरबों का मुनाफा है। सही बात। और वो जियांग यानरान पागल है क्या? इतना परफेक्ट लड़का छोड़कर उस गिगोलों के पीछे चली गई। मुझे तो लगता है कि यानरान बस आपको जलाने के लिए उस लड़के को लेकर घूम रही है। हाँ, बिल्कुल। ये सब ड्रामा है। सॉन्ग जीहांग, जो बास्केटबॉल कोर्ट से गुस्से में भरा चला आ रहा था, अब इन बातों को सुनकर थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। उसी वक्त उसका फोन बजा। डैड का कॉल है, मैं जरा बात करके आता हूँ। तुम लोग पीते रहो। डायरेक्टर सॉन्ग का कॉल है, जरूर लेना। जल्दी जा बिग बॉस। सॉन्ग जीहांग एक शांत कोने में जाकर फोन उठाता है। आवाज में थोड़ी उम्मीद झलक रही थी। हेलो डैड, सब सेट हो गया? लेकिन दूसरी तरफ से डैडी सॉन्ग की आवाज कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। नहीं बेटा, जियांग फैमिली का 100 करोड़ अभी तक नहीं आया। क्या? आया नहीं? उन्होंने तो सुबह ट्रांसफर करने को कहा था। सॉन्ग जीहांग का चेहरा एकदम उतर गया। वो कह रहे हैं कि अचानक कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आ गई है। अब पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ दिन और लगेंगे। क्या बकवास है। इतने महीने पहले सब फिक्स हो चुका था। अब जाकर प्रॉब्लम? उन्हें अंदाजा है कि उनकी वजह से हमें कितना नुकसान होगा? सॉन्ग जीहांग की आवाज चिड़चिड़ी हो गई थी। डैडी सॉन्ग भी बहुत परेशान थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगले हफ्ते तक पैसा आ जाएगा। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने पूछा, और तुम्हारा और यानरान का क्या चल रहा है इन दिनों? सॉन्ग जीहांग को थोड़ा गिल्ट हुआ। बस एक हल्का सा जवाब दिया, जैसा पहले था वैसा ही है। डैडी सॉन्ग ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, फुर्सत मिले तो उसे खुश रखा करो। छोटे मोटे गिफ्ट दो, उसके साथ शॉपिंग करो। ऐसे लापरवाह मत बनो। सॉन्ग जीहांग का चेहरा अब थोड़ा नाराज हो गया। मैं जियांग फैमिली का नौकर नहीं हूँ डैड। मैं क्यों उसे मना करूं, घुमाऊं, शॉपिंग कराऊं? और वैसे भी मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं किसी और को पसंद करता हूं। फालतू बात मत कर। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, अभी तेरा टाइम नहीं है अपनी मर्जी से चलने का। अभी कंट्रोल रखना सीख। बाद में जब तेरा टाइम आएगा तो तू जिसे चाहे पा सकता है। अगर इतनी छोटी बात में भी खुद को काबू नहीं रख सकता, तो आगे जाकर क्या ही करेगा? अभी के लिए यानरान को खुश रखना जरूरी है, समझा? सॉन्ग जीहांग की आंखें सुन्न हो गई। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं उसे खुश रखूंगा। शाबाश बेटा। चैप्टर 148। मुफ्त का खाना कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह क्लास जाने से पहले ये वानवेन हॉस्टल के कमरे में रुकती है। अभी उसने अपनी चाबी भी नहीं निकाली थी कि अचानक दरवाजा खुल गया। वानवेन, तू आ गई। दरवाजे पर खड़ी जियांग यानरान खुशी से बोली। लगता था उसने उसके कदमों की आहट सुन ली थी। ये वानवेन थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत थी। कोई अचानक दरवाजा खोल दे तो डर तो लगना ही था। हाँ, आ गई। अब तू बता,
कल डेट पर क्या हुआ? ये वानवेन तो जैसे सब जानने को बेताब थी। जियांग यानरान थोड़ी झिझकी, फिर बोली, मैंने चू फेंग को सब सच सच बता दिया। ये वानवेन हैरान रह गए। क्या? क्या बता दिया तूने? मैंने बता दिया कि उसे बुलाने का आइडिया तेरा था, और शुरू में मेरा इरादा बस सॉन्ग जी हांग को जलाने का था। पर फिर मुझे लगा ये सही नहीं है, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं खुद अभी उस हालत में नहीं हूं कि नई रिलेशनशिप शुरू कर सकूं, और ये उसके साथ नाइंसाफी होती। ये वानवेन ने लंबी सांस ली। ठीक है, वो तो पहले से जानती थी कि यान रान का नेचर ऐसा ही है। उसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि सब इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोस्त तो बन ही सकते हो। चू फेंग अच्छा लड़का है, तू चिंता मत कर। वानवेन ने उसे तसल्ली दी। हाँ, यान रान ने सिर हिलाया और बोली, ओह हाँ, कल रात पापा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि सॉन्ग फैमिली को बोल दिया गया है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए, और उसी के साथ हमने उनकी प्रोजेक्ट से फंड भी चुपचाप हटा लिया। उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। ये वानवेन हंसते हुए बोली, अगर अंकल जियांग कुछ संभाल ले तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। चल खाते हैं। दोनों बातें करते हुए किताबें पैक करने लगी और नीचे चली गई। लेकिन जैसे ही वो कैंटीन में घुसने ही वाली थी, सामने से कोई ऐसा दिखा जिसे देखकर दोनों का मूड खराब हो गया। सॉन्ग जी हांग सामने खड़ा था, हाथ में सोया मिल्क और स्टीम्ड डम्पलिंग्स लेकर। उसके चेहरे पर जबरन बनाई गई मीठी मुस्कान थी। वो सीधे यान रान को देख रहा था और बोला, यान रान, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें तो श्यांग मैन रेस्टोरेंट की सोया मिल्क और डम्पलिंग्स बहुत पसंद है ना? ये वानवेन ने भौहें चढ़ाई। मुफ्त का खाना कहीं नहीं मिलता। लगता है सॉन्ग फैमिली को अब चिंता हो रही है, इसलिए इसको भेजा है माफी मांगने। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सॉन्ग जी हांग के चेहरे पर जो बनावटी सॉफ्टनेस थी, उसे देखकर यान रान थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। पर फिर उसने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मुझे पसंद नहीं है। उनकी सोया मिल्क से बदबू आती है और डम्पलिंग्स भी अच्छी नहीं होती। शेन मेंगची को पसंद है, मुझे नहीं। सॉन्ग जी हांग एक पल को अटक गया। ओह, हाँ, शायद। लेकिन मुझे तो याद है कि जब मैंने तुम्हें लाकर दिए थे, तब तुमने कहा था कि पसंद है। यान रान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो कड़वी थी। दिल ही दिल में सोचा, तूने जब पहली बार मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया था, तो मैंने मना नहीं किया क्योंकि मैं नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन असल में वो खाना तूने शेन मेंगची के लिए ही खरीदा था। मुझे तो बस साथ में रख दिया। तुम दोनों ने तो मेरे सामने ही सब कुछ शुरू कर दिया था। सॉन्ग जी हांग ने डम्पलिंग्स का पैकेट यान रान के हाथ में जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, पर मैंने तो खरीद लिए हैं, अब बर्बाद थोड़ी करूंगा। ले लो ना। ये वानवेन एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी और अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। कितना नकली इंसान है, लगता है इसे माफी मांगना भी नहीं आता। ये क्या समझता है, यान रान कोई डस्टबिन है जिसमें जो चाहो फेंक दो? या फिर ये सोचता है कि सब लोग इसके जैसे बेवकूफ हैं? क्या यान रान अब इस झूठे प्यार के जाल में फंसेगी या अपने आत्मसम्मान की राह चुनेगी? अगले चैप्टर में देखिए क्या होता है। चैप्टर 149, लड़कियों को पटाने की कला। जब ये वानवेन ने दूर से सॉन्ग जी हांग को आते देखा, तो उसने झट से चू फेंग को एक मैसेज भेज दिया। अब ये उस पर था कि वो इस मौके का कैसे फायदा उठाता। उसके दिमाग की चालाकी पर सब निर्भर करता था। फिर ये वानवेन ने फोन से नजर हटाकर सॉन्ग जी हांग को शक भरी निगाहों से देखा और बुदबुदाई, कैप्टन सॉन्ग, यान रान ने साफ मना कर दिया कि उसे ये खाना पसंद नहीं है, फिर भी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो कोई कूड़ेदान थोड़ी है। सॉन्ग जी हांग का चेहरा एकदम अंधेरा पड़ गया। उसने गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या बोला? कूड़ेदान? ओए बदसूरत चुड़ैल, हमारे बीच में मत पड़। मैं तो बस खाना बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने वानवेन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया
और अपने नकली मीठे अंदाज में यान रान से बात करता रहा। यान रान, मुझे पता है कि मैंने पहले कुछ ज्यादा ही कर दिया था, लेकिन अगर तूने पहले मेंगची को चोट न पहुंचाई होती तो मैं वो सब नहीं करता। अगर मैंने मेंगची का साथ नहीं दिया होता तो लोग उसे गलत समझते और उस पर टूट पड़ते। तू और मेंगची तो इतनी अच्छी दोस्त थीं। क्या तू चाहती थी कि वो सब उसके साथ हो? जियांग यान रान को लगा था कि उसे ये सब सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन उसकी जगह अब अंदर से सब सुन्न हो गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी अगर लोग मुझे गलत समझते और मुझ पर हमला करते? सॉन्ग ज़ीहांग ने कभी भी यान रान को सच में अहमियत नहीं दी थी। उसे लगता था कि अगर वो थोड़ा मीठा बोल ले और बेचारा बनने का नाटक कर ले तो यान रान आंसू बहाते हुए फिर से उसकी बाहों में आ जाएगी। लेकिन ये क्या, यान रान तो उसे घास भी नहीं डाल रही थी। अब सॉन्ग ज़ीहांग की सारी मिठास हवा हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया और प्लास्टिक बैग को कसकर पकड़ते हुए वो घमंड भरे और चिढ़े हुए लहजे में बोला, यान रान, मुझे तुम्हारे जवाबों से ये उम्मीद नहीं थी। वैसे भी उन लोगों ने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत ही तो कहा। ऐसा क्या बड़ा नुकसान हो गया? क्या तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दोगी? ठीक है, मैं भूल गया कि तुम्हें क्या पसंद है, पर मैंने माफी तो दिल से मांगी थी। लेकिन उसकी आवाज में जरा भी दिल से माफी जैसी कोई बात नहीं थी। वो अभी अपना दर्द भरा भाषण दे ही रहा था कि अचानक एक परछाई तूफान की तरह वहां आ पहुंची। एक लंबा चौड़ा स्मार्ट लड़का पसीने से भीगा हुआ दौड़ता आया और हाफते हुए झुक गया। यान रान। चू फेंग। यान रान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका पूरा शर्ट पसीने से तरबतर था। तुम ये क्या हाल बना लिया? यान रान हैरान थी। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया। उसके दोनों हाथों में छोटे बड़े बैग्स भरे हुए थे, इतनी चीजें जैसे कोई फूड डिलीवरी बॉय भी ना लाता हो। पसीना पोंछने तक का टाइम नहीं था उसके पास, और पैकेजिंग देखकर लग रहा था कि उसने भी शांग मैन रेस्टोरेंट से खाना लिया था। लेकिन उसने तो पूरा मेनू ही उठवा लिया था। अब उसकी सच्ची मेहनत और दिल से की गई कोशिश के आगे सॉन्ग ज़ीहांग का छोटा सा सोया मिल्क और डम्पलिंग्स का डब्बा बेकार और घटिया लगने लगा। जैसे ही सॉन्ग ज़ीहांग ने चू फेंग को देखा, उसका चेहरा एकदम उतर गया, और जब उसने उसके हाथों में इतने सारे पैकेट देखे तो उसका चेहरा काले हंडे के नीचे जैसी काली शक्ल बन गया। यान रान तो एकदम शॉक्ड रह गई। अरे, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ? चू फेंग तुरंत बोला, जो अच्छा लगे वो ले लो, बाकी छोड़ दो। पर इससे बहुत वेस्टेज होगा ना? अरे नहीं, नहीं, बाकी क्लास के बच्चों को दे दूंगा, आज उनकी किस्मत खुल गई। तू जल्दी से जो चाहिए चुन ले। उसके माथे से टपकता पसीना, उसकी आंखों की मासूम सी घबराहट, ये सब देखकर यान रान का दिल पिघल गया। वो मना नहीं कर पाई और मुस्कुरा के बोली, ठीक है, तो फिर थैंक यू। अब देखना यह है कि कौन जीतेगा यान रान का दिल, सच्चा और मेहनती चू फेंग या चालबाज और घमंडी सॉन्ग ज़ीहांग। चैप्टर 150। मुखौटे के पीछे की भद्दी सूरत। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो बस बोर हो रहा था, तो सोचा थोड़ी सी चीजें ले आऊं। चू फेंग ने जल्दी से ये वानवेन को देखा और कहा, वानवेन जी, तुम भी कुछ ले लो। अच्छा, जब तुम मुझे जी कहते हो तो अच्छा लगता है। ये वानवेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। ठीक है, मैं अब रोकूंगी नहीं। तीनों खुशी खुशी अपना नाश्ता बांटने लगे और सॉन्ग ज़ीहांग को एकदम नजरअंदाज कर दिया। सॉन्ग ज़ीहांग ने अपने हाथ में प्लास्टिक बैग को कसकर पकड़ लिया था। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतना अपमान महसूस नहीं किया था। उसका चेहरा घबराए हुए गुस्से से भर गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, जियांग यान रान, मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अब पता चला कि तुम कितनी घटिया हो। मेरे सामने बहुत अच्छा बनती हो,
और पीछे से मुझसे छुपकर दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रही हो। मैंने मेंग ची से सुना था कि जब तुम इस बदसूरत शख्स के साथ रहने लगी तो तुम्हारी सारी अच्छाई खत्म हो गई। जैसा कि कहते हैं ना, जो कुत्तों के साथ सोए वो पलकों पर खटमल पाएगा। तुमने एक अद्भुत और अच्छी रूममेट मेंग ची को छोड़कर इस शैतान के साथ रहना शुरू किया। अब तुम्हें देखकर समझ आ रहा है कि तुम कैसी बन गई हो। ये सब सुनकर ये वानवेन के होंठ थोड़ा चिढ़े तो इसने ये कहा कि यान रान फ्लर्ट कर रही है। अरे, इसे जल्दी पता चलेगा कि फ्लर्ट करना क्या होता है। जियांग यान रान एकदम सफेद पड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के से वो इतने सालों से प्यार करती रही वही इतना घिनौना निकलेगा। वो उसे गाली दे रहा था और अब वानवेन को भी गालियां दे रहा था। ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। गुस्से से जियांग यान रान कांपने लगी। तभी उसके पास खड़ा लड़का आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने सोंग जी हांग को घूरते हुए कहा, तुम जैसे कृतघ्न लड़के को दूसरों की आलोचना करने का हक किसने दिया? वान वेंजी की तो क्लास में सबसे टॉप ग्रेड्स है और तुम जो सफेद कमल की बात करते हो उसकी जगह तो वानवेन के सामने कुछ भी नहीं है। शेन मेंगची का बर्ताव देखो, फिर भी तुम उसे दूसरों की बेइज्जती करने का हक देते हो। क्या उसका ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? तुमने कभी भी यान रान की अहमियत नहीं समझी और फिर तुमने उसकी सच्चाई को लात मार दी। उसने तुम्हारी खातिर अपने दिल से काम किया और तुमने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। उसने तुम्हारे साथ सगाई की घोषणा तक झूठी कर दी और फिर तुमने उसे पूरी स्कूल के सामने झूठा बताया। अब तुम उसे इल्जाम दे रहे हो? किसकी हिम्मत हुई थी तुम्हारे चेहरे पर ये बदसूरत मुखौटा चढ़ाने की? ये सब सुनकर ये वानवेन को थोड़ा शौक हुआ। वाह, ये लड़का जो यान रान के सामने ठीक से बोल भी नहीं पाता, इसमें कितनी तेज जुबान है। सोंग जी हांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुमने कुछ कहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं है, ये मतलब नहीं कि हम सभी अंधे हैं। तुम यान रान के जूते भी नहीं पहन सकते। तुम आदमी भी नहीं हो। तुम्हारी तो इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। तुम एक बेकार कमीने हो। ये वानवेन तो अब चाहती थी कि चू फेंग को एक जोरदार ताली दे दे। चू फेंग, तू मरा हुआ है। सोंग जी हांग ने गुस्से में आकर अपना खाना इधर-उधर फेंक दिया और चू फेंग की तरफ बढ़ने लगा। चू फेंग ने तुरंत अपना सामान नीचे रखा और उसे सामने से टक्कर दी। लेकिन वो थोड़ा देर से पहुंचा था तो सोंग जी हांग ने उसे आंख में घूंसा मारा और वो पीछे की ओर गिरा। जियांग यान रान घबराते हुए चिल्लाई, चू फेंग। वहीं ये वानवेन एकदम शांत बैठी रही। ये लड़ाई तो होना ही था। चाहे जो भी नतीजा हो, चू फेंग ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी। क्योंकि जो शख्स जियांग यान रान के लिए मायने रखता था वो चू फेंग था, सोंग जी हांग नहीं। वानवेन, क्या करें? सोंग जी हांग तो बचपन से ट्रेनिंग ले चुका है। चू फेंग तो मुसीबत में है। जियांग यान रान घबराते हुए बोली। सोंग जी हांग के हमले बहुत तेज, घातक और कुशल थे। उसकी स्टांस देखकर लग रहा था जैसे उसने कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हो। जब तक वे बात कर रहे थे, चू फेंग को कई बार मारा गया। ये वानवेन ने थोड़ा माथा झुका लिया, सोचने लगी। मुझे तो ठीक लग रहा था कि यान रान को थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन सोंग जी हांग से मार खाना थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन अब दो लड़कियां भी क्या मदद कर सकती थीं, है ना? ये वानवेन ने पूरी तवज्जो से सोंग जी हांग के हमलों पर नजर डाली और उसकी कमजोरियों को देखा, जो बहुत ज्यादा छिपी हुई नहीं थी।